वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सैंपल पेपर। अब सैंपल पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सबको हम लगभग स्टेप बाय सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप में क्या होगा आपको आसानी से समझ में आता जाएगा। अब यहाँ पे देखो, पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के टोटल 20 होंगे जो सेक्शन ए के कैटेगरी में आएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया कि लेट पी एंड क्यू बी टू नेचुरल नंबर्स सच दैट पी ग्रेटर देन क्यू। मतलब पी और क्यू दो नेचुरल नंबर है और पी ग्रेटर है क्यू से। कहा गया कि व्हेन P is divided by Q, जब P को Q से डिवाइड किया जाता है तो द रिमाइंडर इज R, रिमाइंडर R आता है। कहा गया कि R कैनॉट बी P माइनस Q, R कभी भी P माइनस Q नहीं हो सकता। सेकंड कहा गया कि R कैन आइदर बी Q और P माइनस Q, R या तो Q हो सकता है या P माइनस Q हो सकता है। और थर्ड में कहा गया कि R इज डेफिनेटली लेस देन Q, तो R निश्चित तौर पर Q से छोटा होगा। अब यहां पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा R डेफिनेटली लेस देन Q, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो कभी भी क्या होता है तो डिवीजर से लेस ही होगा। ये बातें तो सही है। अब चाहो तो कुछ नंबर्स एग्जांपल लेकर के भी देख सकते हो। जैसे यहां पे हम लोग लेते हैं P के प्लेस पे आप मान लो 7, P के प्लेस पे हम ले लेते हैं 7 और Q के प्लेस पे ले लेते हैं 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे अगर 7 को तो ये कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 1। अब फर्स्ट में क्या कहा गया कि R कैनॉट बी P माइनस Q, तो ये P माइनस Q नहीं होगा। अब P के प्लेस पे कितना है 7 और 3, तो 7 माइनस 3 करने पे 4 और यहां पे 7 माइनस 3 करने पे 4 और ये 1 आ रहा है। चलो ये नहीं होगा। R कैन आइदर बी Q और P माइनस Q, R Q हो सकता है या P माइनस Q, तो यहां पे P माइनस Q करने पे ये भी रॉन्ग। कहा गया कि R इज डेफिनेटली लेस देन Q, हमेशा ये जो रिमाइंडर होगा ये डिवीजर से छोटा होगा। ये 100% ट्रू है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये ऑप्शन 3 करेक्ट है। और 3 किस में दिया गया तो ओनली 3 ये आपको ऑप्शन बी में दिया गया। इसका मतलब 1 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो इसके प्लेस पे जैसे यहां पे हम 3 और 7 लिए, इसके प्लेस पे अगर डिफरेंट नेचुरल नंबर लेंगे तो यहां पे डिफरेंस कंडीशन क्रिएट होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन देखो यहां पे एक बात ध्यान रखना कि कितना भी कंडीशन क्रिएट हो, लेकिन कभी भी जब हम लोग डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो डिवीजर जो है वो हमेशा ग्रेटर हो जाता है किससे तो रिमाइंडर से। इसीलिए डेफिनेटली ट्रू 3 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल px कट द x एक्सिस एट 3 पॉइंट एंड टचेज एट 2 अदर पॉइंट्स। कहा गया कि द नंबर ऑफ जीरो ऑफ px इज, मतलब px का कितना नंबर ऑफ जीरोज होगा। आपको इतना पता होगा प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल से कि आप ग्राफ में क्या जानते हो कि जितने प्लेस पे वो x एक्सिस को टच करता है उतना ही सॉल्यूशन होता है। यहां पे देखो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, कहा गया कि 3 पॉइंट पे कट कर रहा है और 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। इसका मतलब टोटल 5 पॉइंट पे x एक्सिस को टच कर रहा है। इसका मतलब सॉल्यूशन कितने होंगे 5 हो जाएंगे। 5 कहां पे दिया गया तो ऑप्शन डी में, तो 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस bx प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इज 1, मतलब आपको डिस्क्रिमिनेंट 1 के इक्वल दिया गया तो पूछा गया b का वैल्यू क्या होगा। अब देखो कि d कितना दे रखा है तो d हमें दे रखा है 1 के इक्वल। अब d का फॉर्मूला आपको पता होगा, d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac होता है और b स्क्वायर और माइनस 4ac और ये इक्वल आपको 1 के दिया गया है। अब b और a क्या होता है आपको पता है कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लोग a कहते हैं जो 6 के इक्वल है, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं तो b यहां से माइनस b के इक्वल है और कांस्टेंट टर्म c कहलाता है, c के प्लेस पे 2 आ जाएगा। इसका मतलब b स्क्वायर कहने का मतलब कितना आ जाएगा तो माइनस b का स्क्वायर और माइनस 4ac तो 4 इंटू a के प्लेस पे 6 है और c के प्लेस पे 2 है और ये ग्रेटर आ गया 1 के। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे माइनस b का स्क्वायर करने पे b आ जाएगा और माइनस 6 4 जा 24 और 2 जा 48 और ये इक्वल आ जाएगा किसके, यहां पे b स्क्वायर माइनस 48 1 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब b स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 1 प्लस 48, इट मीन्स 49। तो b इक्वल्स टू कितना आ गया तो b इक्वल्स टू आपको आ गया रूट अंडर 49। अब रूट अंडर 49 का मतलब कितना आ गया प्लस माइनस 7। अब प्लस माइनस 7 ये कहां पे दिया गया है, ये आपको दिया गया है ऑप्शन सी में। तो अब देखो यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन एक बात को आपको ध्यान में रखना है, ये आपको जब रूट से बाहर करेंगे तो प्लस माइनस सी आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द वैल्यू ऑफ क्यू इफ
p बाई 2 प्लस 3q इक्वल्स टू 6 एंड 2p माइनस 2q इक्वल्स टू 10। मतलब यह आपको कहा गया कि q का वैल्यू क्या होगा। हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है p बाई 2 और प्लस 3q और ये इक्वल हो रहा है 6 के। तो इसको अगर हम लोग 2 एलसीएम ले लें तो ये कितना आ जाएगा p प्लस 6q और ये 6q इक्वल हो जाएगा और ये इक्वल किसके आ जाएगा तो 6 के, यहां से इक्वल्स टू 6। इसको हम लोग लिख सकते हैं p प्लस 6q इक्वल्स टू 6 2 12। इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या है तो 2p और माइनस 2q और ये इक्वल दिया गया आपको 10 के। इसको आप मान लो इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। हमें क्वेश्चन में q का वैल्यू पूछा गया। अब q का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, यहां पे 2 है और ये 6 है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो। यहां पे q का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं p प्लस 6q इक्वल्स टू 12 और यहां पे आ जाएगा आपको 3 2 6 तो 6p और माइनस 3 2 6 6q और इक्वल हो जाएगा 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30। अब ऐड कर लो दोनों को, ये कैंसिल हो गया। 6p प्लस 1p 7p और ये इक्वल किसके आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 12 3 जा, यहां पे 12 और प्लस 30 इट मींस 42। यहां से p कितना आ गया तो p आपको आ गया 42 बाई 7, तो ये 6 आ गया। अब 6 आ गया तब ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो। अगर p का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस 6q इक्वल्स टू 12। यहां से 6q इक्वल्स टू कितना आ जाएगा तो 12 माइनस 6 इट मीन 6। तो q का वैल्यू कितना आ गया 6 बाई 6 कहने का मतलब 1 आ गया। q का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, तो q का वैल्यू 1 आ गया। इट मीन 4 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 7th टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द 11th टाइम्स ऑफ 11th टर्म देन इट्स 18th टर्म विल बी। मतलब 18th टर्म क्या होगा। अब क्वेश्चन को समझो। क्या कहा गया कि 7 टाइम्स, इसका मतलब 7 मल्टीप्लाई 7th टर्म को हम लोग A7 कहते हैं या किसी बुक में आपको T7 भी दिखाई पड़ेगा। और ये इक्वल किसके है तो इक्वल है 11th टाइम्स, इसका मतलब 11 इंटू किसके तो 11th टर्म, इसका मतलब A11। बातें समझ में आ रही है। अब इसको आप सॉल्व करो। इसका आ जाएगा 7 इंटू an का फॉर्मूला आपको पता होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं a प्लस और n माइनस 1, इसका मतलब 7 माइनस 1 तो ये a प्लस 6d आ जाएगा और इक्वल्स टू 11 इंटू और इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 10d, क्योंकि a प्लस 10d ही इक्वल हो जाएगा किसके a11 के। अब इसको सॉल्व करो। यहां से अगर 7 से a को मल्टीप्लाई करेंगे 7a आ जाएगा, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, ये 42d आ जाएगा। 11 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 11a आ जाएगा और 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110d आ जाएगा। बातें समझ में आ रही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 42d और माइनस 110d। तो आपसे क्वेश्चन में यहां पे क्या पूछा गया कि 18th टर्म क्या होगा। तब एक चीज करो, 42d और माइनस 110d और ये इक्वल किसके आ जाएगा तो 11a माइनस 7a। माइनस करेंगे तो 10 में से 2 माइनस होगा 8, 10 में से 4 माइनस होगा 6, इसका मतलब माइनस 68d और ये इक्वल हो जाएगा किसके तो 4a के, क्योंकि 11a माइनस 7a करेंगे 4a आ जाएगा। यहां से a इक्वल्स टू कितना, या आप इसको ऐसे कह सकते हो a और d का रेशियो आपको आ जाएगा माइनस 68 d बाई 4 और ये इक्वल आ गया किसके a के। यहां पे आप इसको लिख सकते हो 4 से डिवाइड करने पे माइनस 4 1 जा 4 17। यहां से आपको मिल गया a इक्वल्स टू माइनस 17d। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि इफ 7th टाइम्स ऑफ 7th टर्म ओके इक्वल टू 11th टाइम्स ऑफ 11th टर्म, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि 18th टर्म क्या होगा। अब यहां पे आप 18th टर्म फाइंड कर लो और 18th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा तो A18, इसका मतलब हो जाएगा a प्लस 17d, a प्लस 17d। तो इसके प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं यहां पे a प्लस 17d कहने का मतलब कितना आ जाएगा। तो यहां पे आपको a के प्लेस पे कितना आ जाएगा, या a के प्लेस पे आप लिख लो, ये आपको माइनस 17d दिया गया है।
-17d और +17d और माइनस अब प्लस कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना आ गया 0 आ गया। तो ये आपको A18 पूछा गया और ये आपको 0 के इक्वल आ गया। किस में दिया गया? ऑप्शन डी में। इसका मतलब 5 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट 20 और 15 है फ्रॉम ओरिजिन। आपको ध्यान रखना होगा कि आप चाहो तो इसको, अब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है आपको पता है? ओरिजिन किसको कहते हैं? ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो गया और ये जो होता है इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, जिसका एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये पॉइंट क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश कहलाता है। ओके, अब देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि कोई पॉइंट है जो 20 15 है। इसका मतलब सपोज करो कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहा होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो इसका आपको दिया गया 20 और 15, ये पॉइंट रहा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि ओरिजिन, तो यहां पे डिस्टेंस पूछा गया। अब देखो कभी भी अगर ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा जाए तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √x² + y²। इसका मतलब √20 का स्क्वायर अब प्लस आ जाएगा 15 का स्क्वायर। यहां से 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आएगा और 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा और 400 में 225 ऐड करने पे √625 आएगा। और आपको पता है कि 25 का स्क्वायर होता है 625। इसका मतलब यहां से रूट से बाहर कितना आ गया? 25 आ गया। तो 25 यूनिट कहां दिया गया? ये हमें ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, अब कोई स्टूडेंट अगर ये चाहता कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए फाइंड करते तो √x2 - x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का भी वैल्यू पुट करने के इसके आंसर तक पहुंचा जा सकता था। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -46 डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट -16 है और B जिसका कोऑर्डिनेट 3 और -8 है। पहले समझने की कोशिश करो। कहा गया कि एक पॉइंट A है, ये रहा पॉइंट A, एक पॉइंट B है, ये रहा पॉइंट B। A का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है, इसको ज्वाइन करने वाला कोई लाइन है। A का कोऑर्डिनेट दिया गया कितना? तो -6 और 10। B का कोऑर्डिनेट दिया गया कितना? तो 3 और -8। 3 और -8। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि एक पॉइंट है, सपोज करो कि ये पॉइंट P यहां पे रहा और जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया -4 और 6 और पूछा गया कि ये P पॉइंट इस AB लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है। अब किस रेशियो में डिवाइड करता है नहीं पता। अब सपोज करो कि ये M हो गया और ये N, इसका मतलब M/N के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। ओके, अब यहां पे आप फॉर्मूला अप्लाई करो, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है, ये इसका x कोऑर्डिनेट हो गया P पॉइंट का और ये इसका y कोऑर्डिनेट हो गया। अब आपको इसका फॉर्मूला पता है mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n। और y कोऑर्डिनेट का क्या होता है फॉर्मूला? यहां पे सपोज करो कि pxy है, इसका मतलब p -4 और 6 है। और y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है? my2 + ny1 और डिवाइडेड बाय m + n। यही फॉर्मूला होता है। अब आप वैल्यू पुट कर लो। अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो किसी एक को ले सकते हो, या आप x कोऑर्डिनेट को ले लो या आप y कोऑर्डिनेट को ले लो। अगर हम x को इक्वल करेंगे यहां पे -4 इक्वल हो जाएगा x कोऑर्डिनेट m, m को m ही रहने दो, इनटू x2। अब x2 किसको कहेंगे? ये रहेगा आपका x1, ये होगा y1, इसको कहेंगे हम x2 और ये होगा y2। यहां पे mx2, x2 के प्लेस पे कितना है 3, तो 3 × m + n × x1 क्या है? x1 के प्लेस पे -6 है और डिवाइडेड बाय m + n। m + n के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको आप m + n ही रहने दो। बातें समझ में आ रही है? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब -4 को m से मल्टीप्लाई करने पे -4m, n को -4 से मल्टीप्लाई करने पे -4n और ये इक्वल हो जाएगा 3 को m से मल्टीप्लाई करने पे 3m प्लस -6 को n से मल्टीप्लाई करने पे 6n, माइनस का 6n। अब यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो कि -4m यहां पे क्या है? तो -4m और इस तरफ अगर शिफ्ट करेंगे तो -3m और ये इक्वल हो जाएगा, इस तरफ कितना है -6n और n इस तरफ निगेटिव है, इस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, इट मींस +4n। 4n। बातें समझ में आ रही है?
अब इसको सॉल्व करो, -4m और -3m, -7m, और 6n माइनस का अब प्लस का 4n, इट मीन्स -2n। अब इसको देखो, माइनस और माइनस, माइनस दोनों तरफ है, कैंसिल कर लो, तो m और बाय ये यहां पे क्या है, n है, m अब बाय n, ये इक्वल किसके आ जाएगा, तो 2/7 के, या आप कह सकते हो m/n का रेशियो कितना है, ये आपको 2:7 के रेशियो में है। अब देखो कि 2:7 का रेशियो कहां पे दिया गया, ये हमें ऑप्शन ए में दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो, कोई स्टूडेंट अगर चाहता तो यहां पे y कोऑर्डिनेट को इक्वल करके प्रूफ कर सकता था, जैसे यहां पे 6 ले लेता तो उसको ये लेना पड़ता, my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n करते तो भी आंसर तक पहुंचा जा सकता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, मतलब कहा गया कि एक 3 सेंटीमीटर साइड का कोई स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर में जो है एक सर्कल ड्रॉ किया गया, सर्कल ड्रॉ किया गया है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया गया, आपको यह पता है कि स्क्वायर का साइड दिया गया है 3, ये कितना है, तो ये 3 सेंटीमीटर दिया गया। अब एक चीज सोचो कि स्क्वायर का साइड अगर 3 होगा तो इसका मतलब सर्कल का डायमीटर भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इट मींस डायमीटर आपको मिल गया कितना, 3 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, इट मींस आर कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस रहा। अब रेडियस पता है और डायमीटर पता है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पूछा गया एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लो, एरिया ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है। पाई के प्लेस पे आप 22, पाई को पाई ही रहने दो, और आर स्क्वायर कहने का मतलब रेडियस आपने 3/2 फाइंड किया, तो आपको आ जाएगा 3/2 और इंटू 3/2 कितना आ गया, 3 3 जा 9 तो 9, 2 2 जा 4 तो 9/4 पाई, और यूनिट क्या आ जाएगा, तो यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर, इट मीन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9/4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर कहां पे दिखाई दे रहा है, ये हमें ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इन द गिवन फिगर इफ टीपी एंड टीक्यू आर द 2 टेंजेंट, मतलब दिए गए फिगर में टीपी और टीक्यू 2 टेंजेंट है। कहा गया कि टू अ सर्कल विद सेंटर O सच दैट एंगल POQ 110, ये 110 का है। कहा गया कि देन PTQ इज इक्वल टू, PTQ मतलब ये एंगल किसके इक्वल है। अब आपको देखो, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए ये सेंटर का एंगल और प्लस जिस एंगल पे टेंजेंट जुड़े हुए हैं, इस दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये अगर 110 होगा तो ये कितना का आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 70 डिग्री का। करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए, 70। लेकिन बोलोगे सर ये बातें अगर हमें याद नहीं रही तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहां पे समझो कि कैसे सॉल्व करेंगे, बाय प्रोसेस। अब बाय प्रोसेस अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको यह पता होगा कि रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड होता है, यहां पे 90 डिग्री, यहां पे भी ओपी रेडियस है और पीटी टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल। अब आप आ जाओ क्वाड्रिलेटरल POQT, क्वाड्रिलेटरल POQT, इसमें आपको यह पता है एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q अब प्लस एंगल T, सबका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब देखो एंगल P कितना है, तो एंगल P आपको 90 डिग्री पता है, एंगल O कितना है, 110 डिग्री का है, एंगल Q कितना का है, 90 डिग्री का है, एंगल T आपको नहीं पता, और ये इक्वल हो जाएगा 180 के। यहां से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 110 अब प्लस 90 मतलब 200, 200 अब प्लस 90 इट मींस 290 प्लस एंगल T, और ये इक्वल हो जाएगा 180 के। सॉरी, यहां पे देखो कि अगर हम क्वाड्रिलेटरल में सबका सम करते हैं तो 360 डिग्री होता है ना, ट्रायंगल में 180 होता है, यहां पे 360 कर लो। तो ये रहा आपका 360 और 360। अब यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल T किसके इक्वल आ जाएगा, तो 360 और माइनस 290, 0, 16 माइनस 9 7, यहां से कितना आ गया 70 डिग्री। अब देखो एंगल Q एंगल T कितना आ गया 70 डिग्री का। फर्स्ट भी हम लोग कितना फाइंड किए थे, ये 70 डिग्री का। अब देखो बाय प्रोसेस भी 70 आ गया, इसका मतलब 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इफ द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेज ऑफ टू सर्कल विद द रेडियाई r1 एंड r2 इक्वल टू द सर्कमफ्रेंसेज ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r, मतलब कहा गया कि दो सर्कल के सर्कमफ्रेंस का सम एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। मतलब ये आपको कहा गया कि अगर हम लोग इसका रेडियस r मानते हैं तो 2 पाई r इक्वल किसके है, ये इक्वल है 2 पाई r1 और प्लस 2 पाई r2 के, r2 के। अब यहां पे समझने की कोशिश करो, 2 पाई इसके पास भी है 2 पाई r, और यहां पे इसके पास भी 2 पाई और इसके पास भी 2 पाई, तो आप 2 पाई को कॉमन ले सकते हो। कॉमन लेते ही आपके पास बच जाएगा r1 और प्लस r2। अब देखो कि यहां भी 2 पाई और यहां भी 2 पाई, अब कैंसिल कर सकते हो। इसका मतलब यहां से क्या आ गया, तो r इक्वल्स टू आपको आ गया r1 और प्लस r2। अब देखो कि इस टाइप का रिलेशन कहां दिख रहा है, r इक्वल्स टू r1 प्लस r2, r इक्वल्स टू r1 प्लस r2 हमें ऑप्शन 1 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सेक थीटा व्हेन एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ कॉट थीटा, मतलब सेक थीटा को अगर कॉट थीटा के टर्म में एक्सप्रेस किया जाए तो क्या होगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे देखो, ये आपको दिया गया सेक थीटा और किसमें आपको कन्वर्ट करना है, सेक थीटा को आपको लिखना है कॉट थीटा के टर्म में। अब एक बार बताओ कि सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, आप बोलोगे सर कॉस थीटा का। इसका मतलब सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ, अब क्या करना पड़ेगा। अब एक चीज करो कि साइन थीटा से न्यूमरेटर को भी और साइन थीटा से न्यूमरेटर को भी, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर लो। इसका मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा इंटू 1, और ये आ जाएगा आपको कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। बातें समझ में आ रही है। अब एक चीज बताओ कि अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसके बदले टेन थीटा कह सकते हो, यहां पे टेन थीटा आ जाएगा इंटू 1। अब एक चीज देखो कि साइन थीटा, इसको हमने क्या लिखा, कॉस सेक थीटा था, इसको हमने 1 बाय कॉस थीटा कर लिया। साइन थीटा से न्यूमरेटर को भी, साइन थीटा से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहां पे कितना आ गया, तो ये आपको आ गया 1 इंटू साइन थीटा। यहां पे कितना आ गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा को टेन थीटा कर लेते हैं इंटू 1 और बाय ये कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा, इसको टेन थीटा हमने कर लिया तो ये 1 बाय साइन थीटा आ जाएगा। इसको आप यहां पे कर लो टेन थीटा और इंटू 1 बाय साइन थीटा, इट मीन्स कॉसेक थीटा। 1 बाय साइन थीटा का मतलब क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब आपको यह पता होगा कि अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे सर ये तो 1 बाय कॉट थीटा आ जाएगा, 1 बाय कॉट थीटा। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला तो आपको लर्न होगा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या आप इसको लिख सकते हो, यहां पे कॉसेक थीटा है, इस तरफ ये स्क्वायर था, इस तरफ रूट आ गया, तो इसका मतलब इसको आप यहां से लिख सकते हो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कितना आ गया, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय कॉट थीटा। अब आपको देखो, आपने सेक थीटा को किसके टर्म में लिख लिया, आपने कॉट थीटा के टर्म में लिख लिया। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और बाय कॉट थीटा। ये कहां दिया गया, ये हमें ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इफ 10 5x प्लस 30 इक्वल्स टू 1, तो x का वैल्यू क्या होगा। मतलब आपको 10 5x प्लस 30 दिया गया जो 1 के इक्वल है, आपसे पूछा गया कि x का वैल्यू क्या होगा। अब यहां पे समझो, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 10
और 5x प्लस 30, और ये इक्वल किसके है? तो 1 के। अब आपको ये पता होगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 5x प्लस 30, और ये इक्वल होगा 10 कितना डिग्री का वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल होता है? बोलोगे सर 10 45 डिग्री का, तो यहां पे हम लोग पुट कर लें 10 45। अब 10 से 10 को आप कैंसिल कर लो, तो यहां से आपको क्या मिल गया? तो 5x प्लस 30, और ये इक्वल हो गया 45 के। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि 5x इक्वल हो गया 45 माइनस 30 के, और 45 माइनस 30 कहने का मतलब 15, तो 5x इक्वल्स टू मिल गया आपको 15। तो x कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू आ गया 15/5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, x का वैल्यू आपको 3 मिल गया। अब 3 डिग्री कहां पे दिया गया? ये हमें ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, मतलब 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया कि sin a इक्वल्स टू 12/13, तो द वैल्यू ऑफ cos a, मतलब sin a आपको दिया गया है और आपसे cos a का वैल्यू पूछा जा रहा है। अब कैसे सॉल्व करेंगे यहां पे समझो। अब देखो, इसको सॉल्व करने का तो एक डायरेक्ट प्रोसेस है और एक मेन प्रोसेस। अब यहां पे हमें क्या करना है? ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। यहां पे sin a कितना दिया गया? 12/13 दिया गया। अब sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p/h होता है। यहां पे p आ गया, यहां पे h आ गया, हम लोग b फाइंड कर लेते हैं। b का फॉर्मूला क्या होगा? तो b का फॉर्मूला होगा रूट अंडर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, इसका फॉर्मूला होगा h² माइनस p²। इसका मतलब रूट अंडर h² कहने का मतलब 13 का स्क्वायर, और p² कहने का मतलब 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, और इसको आप लिख सकते हो रूट अंडर 9 माइनस 4 5, और 16 माइनस 14 2, रूट अंडर 25 मतलब 5। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? cos a, डायरेक्ट फाइंड कर लो cos a इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है b/h, यहाँ पे आपको आ गया b/h, b के प्लेस पे 5 और h के प्लेस पे 13, तो 5/13 आंसर आ गया। एक तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि 5/13 आ गया, लेकिन देखो इसको जब हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये 100% ट्रू नहीं माना जाएगा। प्रोसेस इसका क्या है एक बार बस हम बता देते हैं। यहां पे देखो हमें क्या करना होगा? पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना होगा। दिया क्या है हमें? sin a, तो यहां पे आपको a रखना होगा, ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री का होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल में रिलेशन दिया गया 12 और 13 का, तो आप इसको क्या कर सकते हो? sin a p/h होता है, तो इसको आप मानोगे 12x या 12k, और इसको मानोगे 13x या और 13k। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आपको a भी आएगा। इसके बाद हम लोग पता करेंगे यहाँ पे cos a क्या होगा, लेकिन आपको डायरेक्ट आंसर से मतलब है, ये 5/13 आपका आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ पे देखो कि ये क्या है? यहाँ पे थीटा हमारा a है, तो थीटा के प्लेस पे आपको a लिखना है बस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, इफ k + 2 4k - 6 and 3k - 2 are 3 consecutive terms of an AP, then the value of k is। मतलब देखो एक टर्म आपको क्या दिया हुआ है? k + 2, दूसरा टर्म क्या दिया गया है? 4k और -6, और एक टर्म कितना है? तो 3k - 2, और कहा गया कि ये 3 कंजिक्यूटिव टर्म मतलब लगातार टर्म है AP के। कहा गया कि द वैल्यू ऑफ k क्या होगा। अब आपको यह पता होगा कि जब हम AP की बात करते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अगर कंजिक्यूटिव टर्म की बात करेंगे तो इसका डिफरेंस ये इक्वल हो जाएगा इसके और इसके डिफरेंस का। बातें समझ में आ रही है? इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 4k - 6 और -k + 2, और ये इक्वल हो जाएगा 3k - 2 और -4k - 6k। ओके, अब इसको सॉल्व करो आप। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4k - 6 और -k - 2 इक्वल्स टू 3k - 2 और -4k और +6। यहां देखो 4k - k करेंगे, 3k आ जाएगा, -6 और -2 -8 आ जाएगा, 3k - 4k -k होगा, और -2 और +6 यह आ जाएगा आपको +4। यहां से इसको हम लोग लिख सकते हैं 3k और +k इक्वल्स टू 4, और इस तरफ शिफ्ट होगा +8। यहां पे 3k और +1k 4k, और ये इक्वल किसके आ जाएगा? 8 + 4 12k। यहां से k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? तो ये आपको आ गया 12, और बाई 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यहां से k आपको 3 के इक्वल आ गया। k कितना मिल गया? 3 के इक्वल। कहां पे दिया गया? ये हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 14 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके।